बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 7 बायोएनर्जेटिक्स। आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जिसको हम कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन का हमने मैकेनिज्म पढ़ना है। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ये थोड़ा सा डिस्कस किया था, ठीक है। उसी को आज पहले हम देख लेते हैं और फिर आगे फर्दर उसको डिस्कस कर लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन को। ये आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास एनारोबिक रिस्पायरेशन और एरोबिक में क्या फ़र्क है, ये भी यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा और एरोबिक रिस्पायरेशन को भी हम समझेंगे यहाँ पे। नंबर वन देखें, ये जो ग्लाइकोलाइसिस है ना, ग्लाइकोलाइसिस, इसमें ग्लूकोज ब्रेक होता है पायरुविक एसिड में। कितने पायरुविक एसिड बच्चों बनते हैं? दो। कितने पायरुविक एसिड बनते हैं? दो पायरुविक एसिड बनते हैं और दो एटीपी बनते हैं ग्लाइकोलाइसिस के दौरान, और एक एनएडीएच ये और एक एनएडीएच, यानी दो एनएडीएच बनते हैं ग्लाइकोलाइसिस के दौरान। दो एनएडीएच बनते हैं बच्चों और दो एटीपी बनते हैं। ये आपने समझ लिया, ठीक है। अब अगर तो ये आगे फर्दर ग्लाइकोलाइसिस हो और आगे इसको ऑक्सीजन मिले तो फिर तो ये प्रोसेस होगा, ठीक है। क्रेब्स साइकिल चलेगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी। और अगर ये प्रोसेस नहीं होता, यानी ऑक्सीजन ना मिले, माइटोकॉन्ड्रिया में ये ना जाए, तो पायरुविक एसिड या तो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और अगर बच्चों एनारोबिक रिस्पायरेशन होगी तो दो एटीपी जो बने ना, बाकी जो दो एनएडीएच बनेंगे वो दोबारा यूज हो जाते हैं। तो इसलिए हम क्या कहते हैं? एनारोबिक रिस्पायरेशन में जो फर्स्ट मतलब ये स्टेप कह सकते हैं ग्लाइकोलाइसिस होता है, सेकंड स्टेप में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगी। और टोटल के टोटल जो दो एटीपी हैं, दोनों के दोनों एटीपी के वो सॉरी दो एटीपी बनते हैं और दोनों के दोनों एनएडीएच बचे क्या हो जाते हैं? यूज हो जाते हैं। तो एंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रिस्पायरेशन इज 2 एटीपी। एनर्जी यील्ड कितनी होती है? 2 एटीपी। लेकिन अब जो आप एरोबिक रिस्पायरेशन पढ़ेंगे, ये देखें बच्चे, एरोबिक रिस्पायरेशन का फर्स्ट स्टेप कॉमन है, ग्लाइकोलाइसिस दोनों के अंदर होता है। चाहे एनारोबिक रिस्पायरेशन की बात करें, वो भी उधर भी ग्लाइकोलाइसिस होता है, या फिर एरोबिक रिस्पायरेशन में फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलाइसिस ही होता है। लेकिन ग्लाइकोलाइसिस यहाँ पे जो ग्लाइकोलाइसिस होगा, उसके बाद जो पायरुविक एसिड बनता है वो लैक्टिक एसिड या अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं होगा, बल्कि वो पायरुविक एसिड बचे इंटर होगा यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल को ए में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसिटाइल को ए एंजाइम कह लें, एसिटाइल को ए में। ये वाला भी पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसिटाइल को ए में। और यहाँ पे आपको एक एनएडीएच यहाँ पे निकलेगा, एक एनएडीएच यहाँ पे बनेगा, ठीक है। इसके बाद इसको हम कहते हैं क्रेब साइकिल, यानी ये जो एसिडाइल को ए है ये क्रेब साइकिल चलेगी। इसको हम लिख देते हैं के साइकिल, यानी क्रेब साइकिल। इसको आपने पहले याद कर लेना है, फिर मैं अभी आपको रीड करूंगा तब आपको समझ आएगा। ये क्रेब साइकिल है, ये भी क्रेब साइकिल है। एसिटाइल को ए से क्या बनेगा? आगे क्रेब साइकिल चलेगी। क्रेब साइकिल में तीन एनएडीएच बनते हैं, एक एफएडीएच2 बनता है, एक एटीपी बनता है और दो CO2 बनते हैं। एक दफा जो क्रेब साइकिल चलती है उसमें दो CO2, तीन एनएडीएच, एक एफएडीएच2, एक एटीपी। ये दूसरी जो क्रेब साइकिल है, यानी एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से दो क्रेब साइकिल चलती हैं। क्यों? क्योंकि दो पायरुविक एसिड बनते हैं, दो पायरुविक एसिड बनते हैं। दोनों पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में जाएंगे, पहले किस में कन्वर्ट होंगे? एसिटाइल को में। और उस दौरान एनएडीएच यहाँ पे रिमूव होगा, यानी एनएडीएच इधर एक बनेगा, एक एनएडीएच इधर बनेगा, और एक और चीज बनती है जिसको हम कहते हैं 1CO2। यहाँ पे एक CO2 भी रिलीज होगा, CO2। ये सॉरी 1 इसके साथ लिख दिया, ऐसा लग रहा है के है, लेकिन ये 1CO2 है। और इस साइड पे भी क्या चीज रिलीज होगी? 1CO2। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, ताकि आपके ये जहन में रहे कि सर ने जो जो चीजें पढ़ाई थी वो क्या पढ़ाई थी। इसको दोबारा आप समझ लें, एक दफा भी आपको दोबारा समझे, फिर मैं आपको उसको देखें। फर्स्ट स्टेप जो है ना ग्लाइकोलाइसिस होता है, चाहे एरोबिक रिस्पायरेशन हो चाहे एनारोबिक रिस्पायरेशन हो, दोनों हो। ये मैंने एनारोबिक रिस्पायरेशन का शो किया था, यानी ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा, दो एटीपी बनते हैं और दो एनएडीएच बनते हैं। और उसके बाद अगर तो पायरुविक एसिड को आगे फर्दर ऑक्सीजन नहीं मिलती तो ये लैक्टिक एसिड या अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, लैक्टिक एसिड या अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और दोनों के दोनों एनएडीएच दोबारा यूज हो जाएंगे और टोटल हमारे पास एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस या एनारोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है? 2 एटीपी। लेकिन अगर ये प्रोसेस ना हो बच्चे, ये प्रोसेस ना हो तो इससे आगे क्या होता है? ये प्रोसेस ना हो तो ये एनएडीएच यूज भी नहीं होंगे, यानी ये एनएडीएच दोबारा यूज नहीं होते। अगर एरोबिक रिस्पायरेशन होगी तो ये एनएडीएच यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो ये पायरुविक एसिड यहाँ पे आपने याद रखना है कि आपने जो एरोबिक रिस्पायरेशन है उसमें दो एटीपी बन चुके हैं ग्लाइकोलाइसिस में और दो एनएडीएच बन चुके हैं, ठीक है। और जो पायरुविक एसिड है वो आगे फर्दर जाएगा कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वो कन्वर्ट होगा एसिटाइल को एक अंदर, फिर ये भी एसिटाइल को एक अंदर कन्वर्ट होगा।
और यहाँ पे एक NADH यहाँ पे निकल रहा है, एक CO2 यहाँ पे निकल रही है, एक NADH इधर निकल रही है, एक CO2 यहाँ पे निकल रहा है। अब जो क्रेब्स साइकिल है उसके अंदर 3 NADH, एक FADH2, एक ATP, 3 NADH, एक FADH2, एक ATP और 2 CO2 एक क्रेब्स साइकिल में और 2 CO2 दूसरी क्रेब्स साइकिल में। तो टोटल रिस्पायरेशन के अंदर 6 CO2 यानी ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल टूटे तो उसमें 6 CO2 रिलीज होते हैं, 2 4 5 6। 2 बिफोर क्रेब्स साइकिल रिलीज होते हैं और जो 4 जो है ना 4 CO2 ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल्स 4 CO2 रिलीज हो रहे हैं। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 4 CO2 रिलीज हो रहे हैं, 2 जो है एक क्रेब्स साइकिल में और 2 दूसरी में। अब हम इसको फर्दर जो है बुक पे देखते हैं और फिर समझते हैं, ठीक है। वो आपने उसको दोबारा ये देखें, मैं इसको दोबारा लेके आता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। एक दफा जितने भी बच्चे देख रहे हैं इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपके पास सेव हो जाएगा। अच्छा, ले लिया होगा आई थिंक। अच्छा, इसके बाद बच्चे इसको मैंने क्लियर कर दिया। क्लियर करने के बाद मैं वापस जाता हूँ बुक पे। द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन इन्वॉल्व द कम्प्लेक्स सीरीज ऑफ रिएक्शन। फॉर द स्टडी ऑफ दीज रिएक्शन of glucose oxidation we will go through the mechanism of respiration। कौन सी पढ़ने? एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन बच्चे एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है, लेकिन अपनी कन्वीनियंस के लिए हमने इसको स्टेप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट स्टेप इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड स्टेप इज नोन एज क्रेब्स साइकिल, थर्ड स्टेप इज नोन एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ग्लाइकोलाइसिस जो है बच्चों ये अकर इन साइटोप्लाज्म, चाहे एरोबिक रिस्पायरेशन है चाहे एनारोबिक रिस्पायरेशन है। सिंपल ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, बार बार वही बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल बच्चे 2 पायरुविक एसिड में टूटता है, ठीक है, 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। दिस इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। इसके बहुत से स्टेप्स होते हैं, लेकिन 9th-10th के लेवल पे हम सिंपल इसी तरह पढ़ेंगे, ठीक है, पायरुविक एसिड। और इसमें बेटा क्या निकलेगा? 2 ATP निकलेंगे, ठीक है, और 2 NADH निकलेंगे, ठीक है, 2 NADH प्रोड्यूस होंगे। वो NADH क्या करते हैं वो आगे हम इंशाल्लाह एनर्जी बजट में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 2 ATP यहाँ पे निकलेंगे और एक NADH इधर और एक NADH, 2 NADH निकलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टेप क्या है? ग्लाइकोलाइसिस। सेकंड स्टेप मैंने बताया क्रेब्स साइकिल और थर्ड स्टेप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब हम तीनों को देखेंगे। ये बेटा ग्लाइकोलाइसिस के अकर इन साइटोप्लाज्म, ऑक्सीजन इसमें डायरेक्टली यूज नहीं होती, दैट इज व्हाई it occur in both aerobic as well as anaerobic respiration. In this step glucose 6 carbon molecule is broken into 2 pyruvic acid, ठीक है। बाकी इसके अंदर 2 ATP और एक NADH बचे, इस स्टेप में निकलेगा। इसको हम लिख लेते हैं ताकि आपको ये याद रहे, ठीक है, ताकि आपको ये अच्छी तरह समझ आए। NADH, ये NADH बचे एक इस साइड पे निकल रहा है, यानी इस जगह पे एक NADH निकलेगा और एक NADH इधर। तो टोटल कितने हो जाएंगे बेटा? 2 NADH, ठीक है, ये 2 NADH, ठीक है। नेक्स्ट है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के अंदर बच्चे द पायरुविक एसिड है आर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ, यानी ATP बनते हैं। कितने ATP बनते हैं क्रेब्स साइकिल में? कितने NADH बनते हैं? कितने FADH2 बनते हैं? ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। बिफोर एंटरिंग द क्रेब्स साइकिल जो पायरुविक एसिड है बेटा ये किस में कन्वर्ट होता है? एसिटाइल CoA के अंदर, ठीक है। इसको दोबारा देख लेते हैं ताकि आपके जहन के अंदर ये आ जाए, ठीक है। अच्छी तरह इसको समझना है, बहुत अच्छी तरह समझना है, और इसके बाद अगर आपको ये समझ आ जाता है तो फिर दूसरों को, बच्चों को भी बताएं, अपने दोस्तों को भी, उनको भी समझाएं, ठीक है। और इल्म जो है ना फैलाना, ये कोई ये नहीं है कि आप अगर छुपा के रखेंगे कि मैं ही ज्यादा लाइक हूँ तो फिर कभी भी आप लाइक नहीं होंगे, ठीक है। ये देखें बच्चे एक क्रेब साइकिल जो चलती है, बिफोर पायरुविक एसिड इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड इन ए क्रेब साइकिल, ठीक है। ड्यूरिंग क्रेब साइकिल 3 NADH is produced, 1 FADH2 produced, 1 ATP produced, and before entering the Krebs cycle pyruvic acid is converted into acetyl CoA, ठीक है। और यहाँ पे CO2 एंड पे इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे जब MCQs, तो वहां पे आपने लिखना है कि 2 CO2 प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग Krebs साइकिल, ठीक है। नेक्स्ट बेटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्या चीज होती है बच्चों? इसको मैं इधर लेके आता हूँ और इसको क्लियर करते हैं। फाइनल स्टेप है बेटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसमें होता क्या है? इन दिस स्टेप जो NADH है बेटा, FADH2 है, ये रिलीज करते हैं इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन आयन। कहाँ पे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ पे होती है? इसको समझने के लिए आपने, यानी ये जो NADH है, ये जो FADH2 है, ये जो NADH बन रहे हैं, ये जो NADH बनते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाते हैं, जितने भी NADH और FADH2 हैं, और वहां पे जाके इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन रिलीज कर रहे हैं। क्या चीज रिलीज कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन, ठीक है।
NADH and FADH release electron and hydrogen ion. These electron are taken up by series of electron carrier. यानी ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है क्रिस्टी, वहां पे ये प्रोसेस होता है. वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू अ सीरीज ऑफ दीज कैरियर्स लूज एनर्जी करते हैं और वो क्या बना रहे हैं, एटीपी बना रहे हैं. एट द एंड ऑफ चेन इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन कंबाइन एंड फॉर्म विद ए मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एंड फॉर्म ऑफ वाटर. अगर आपसे कोई पूछता है बेटा कि एरोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन कहाँ पे यूज होती है, तो ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. यानी जो NADH है, इसको हम दोबारा से देख लेते हैं. ये हमारे पास, इसके भी अभी इक्वेशन समझाऊंगा. इक्वेशन के बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में जब एनर्जी बजट पढ़ेंगे ना, वो आप जब देखेंगे तो आपको ये पिछला कंसेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा. मैं 2 लेक्चर्स के अंदर ये पढ़ाऊंगा, एक के अंदर मुश्किल है. ठीक है, ये बेटा NADH है और जो FADH2 होता है, क्या चीज, NADH और जो FADH2 है, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे जाते हैं और रिलीज क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन आयन एंड इलेक्ट्रॉन. ठीक है, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर से जब गुजरते हैं तो एनर्जी रिलीज करते हैं और वो ADP को कंबाइन करके इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एनर्जी. यानी देखें, आपने पढ़ा था ADP बचे, ADP वहां पे मौजूद होगा, ADP पहले से मौजूद होगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी मौजूद होगा, लेकिन उसको एनर्जी कितनी चाहिए, 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी. और वो 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी कौन पड़ेगा, वो मूविंग इलेक्ट्रॉन. जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ठीक है, तो वो एनर्जी वहां से 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी, 7.3 जो किलो कैलोरी एनर्जी है, वो बेसिकली वहां पे उसको मिलेगी. 3 किलो कैलोरीज, ये सी लिखा है, ठीक है, कैलोरीज एनर्जी इसको मिलेगी. और ये यानी ये देगा कौन, ये 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी इलेक्ट्रॉन देंगे. यानी NADH और FADH2 जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये इनफोल्डिंग्स हैं, ठीक है, ये इनफोल्डिंग्स इस तरह करके हम बना लेते हैं. यहाँ पे सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, कैरी करते हैं, और इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो वो ATP बनाते हैं. तो ये लिखा हुआ, व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू अ सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर लूज एनर्जी करते हैं. कौन सी एनर्जी लूज करते हैं, 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी विच आर यूज्ड टू सिंथेसाइज द ATP. और ये क्या बना रहे हैं बेटा, ATP बना रहे हैं. और एट द एंड ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में मिलकर क्या बना देते हैं, वाटर बना देते हैं. ठीक है बेटा, ये तो हमारे पास क्या हो गई, एक सिंपल रिस्पायरेशन का मैकेनिज्म हो गया. उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ रहा होगा. नहीं समझ आया तो इसको रिपीट करके फिर देखें. अच्छे बच्चे, ग्लाइकोलाइसिस जो है ना, यहाँ पे ग्लूकोज जो है ना, पायरुविक एसिड, 2 पायरुविक एसिड बनते हैं, 2 ATP बनते हैं, 2 NADH बनते हैं. ठीक है बेटा, इसके साथ मेंशन नहीं है लेकिन मैं लिख देता हूँ ताकि आपको, चलें लिख देते हैं. ये डायग्राम, ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझनी है. ग्लूकोज है बच्चे, 2 पायरुविक एसिड बन रहे हैं, ATP कितने बनते हैं, 2 बनते हैं इसके अंदर. NADH कितने बनते हैं, 2 NADH बनते हैं. और अगर ये एनारोबिक रिस्पायरेशन हो तो दोनों NADH यूज हो जाते हैं, तो एंड प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, ये 2 ATP. लेकिन पायरुविक एसिड आगे बचे एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होता है और क्या बनाता है, टोटल जो है ना, 2 जब क्रैब साइकिल चलती है तो 4 CO2 रिलीज होते हैं. कितने रिलीज होते हैं, 4. एक क्रैब साइकिल में 2, दोनों के अंदर 4. ATP कितने होते हैं, इसको आप देखें, यहाँ से अभी देखना है आपने. चले, NADH एक में 3 थे तो दोनों में कितने होंगे, 6. FADH एक में 1 था तो दोनों में कितने होंगे, 2. ATP कितने होंगे, 2. इसको भी दोबारा कंफर्म भी कर लेते हैं हम. ये देखें, मैंने आपको यहाँ पे बताया था बच्चे, सॉरी, यहाँ पे 3 NADH एक में रिलीज हो रहे हैं, 3 NADH दूसरी में रिलीज हो रहे हैं. टोटल कितने हो गए, 6. एक FADH एक में रिलीज हो रहा है, एक FADH दूसरी में, कितने हो गए, 2. एक ATP एक में और एक ATP 2 में, तो कितने हो गए, 2. तो इसको हमने यहाँ पे क्या लिखा, 2 ATP, 6 NADH, 4 CO2, 2 FADH. अब ये जितने भी जो NADH है बचे और जितने भी FADH हैं, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे और ये ऑक्सीजन यूज करके क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे, साथ में ATP बनेगा और जो NADH है वो NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और FADH FAD पॉजिटिव में. तो ये तो बच्चे हमारे पास क्या होगी, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन. इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि ये कैसे NADH और FADH2 कितने कितने ATP बनाते हैं और कैसे बनाते हैं और क्यों बनाते हैं, जो जो बला बला, वो सारा हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं. ठीक है.